हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे अभी फिर से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। मैंने बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, इसके बारे में बताया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये बात करूंगा अभी आज कि इसके अंदर इससे और भी क्या चीजें मिलेंगी। देखो, बुक के अंदर पूरी बात कंप्लीट नहीं होती है। बुक के अंदर जाओगे तो उसमें क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो मैं भी वो बोल सकता है बेटा जो बुक में लिखा रहता है, क्या रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बस रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब आपको मालूम ही नहीं कि मोमेंटम क्या होता है तो मसला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको देखना है कि भाई मोमेंटम क्या होता है, तो कहां से मोमेंटम आया यार, कैसे आया। तो मैंने इसलिए इनिशियल बात बताई कि भाई व्हाट इज फोर्स। तो मैंने बोला फोर्स क्या है भाई, एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करती है। ये क्या है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करती है, जरूरी नहीं कि चले। अब चलने के लिए क्या देखना पड़ेगा यार, कितना ज्यादा फोर्स, अगर जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो ऑब्जेक्ट चलेगा। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से चलेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपको उसका मास कितना है। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेट कर रही है तो उसके अंदर फोर्स होगा। तो बेटा इसी बात को ना चाहो तो फार्मूला, इसी को तो फार्मूला बोलते हैं फिजिक्स में यार। फिजिक्स में फार्मूला मतलब यही होता है कि जो आप बकबक करो बहुत ज्यादा बड़ा सा फॉर्म, उसी को क्या करो छोटे वर्ड में लिख दो ताकि आसानी से समझ में आए। तो यही फॉर्मूला है यार कि जब फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। और लेकिन ये बात 100% सच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मास को भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मास भी होगा। मास को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि अगर मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। यह बात सच है। तो इस बात को आपको मानना होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है पहले मैं क्लियर कर दूं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन को रिस्पेक्ट करो यार, न्यूटन ने ही मोशन के बारे में सब कुछ बताया था। तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है। सर ये क्या बोल रहे हो? तो भाई ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, और एक्सीलरेशन को किसमें मेजर करते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बेटा एक यूनिट और भी होती है मेजरमेंट। जैसे आप किसी भी मिल्क को, दूध को लीटर में मेजर करते हो, वैसे फोर्स को मेजर किया जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, या फिर न्यूटन। सिंपल फॉर्म में इज्जत से इसको बोल दो न्यूटन, या और इज्जत देना चाहो तो कैपिटल एन ऐसे लिख दो, और ज्यादा रिस्पेक्ट हो गया। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो न्यूटन ही गायब हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, इसी को आगे बढ़ाता हूं। कैसे? देखो, जो बात आप जान रहे हो उसी को मैं कंटिन्यू यहां पे करूंगा। अगर आपको वो भी नहीं मालूम है भाई तो जाके पिछली वीडियो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब बोलोगे सर एक्सीलरेशन क्या होता है, नहीं मालूम है, तो भाई एक्सीलरेशन के बारे में जाओ, मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। अब यहां पे ऐसे एक्सीलरेशन को फिर से बताऊं तो वही बताता रहूंगा, ठीक है। यहां पे आपको देखो, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखो क्या कैसा जादू होगा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। आप जानते हो क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो जरा बताओ? हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा एक्सीलरेशन लिखूं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ाया हूं, सब कुछ बताया हूं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा, डिवाइड बाय टाइम। यही तो फर्स्ट लॉ था यार, है कि नहीं? इसी को, सॉरी, यही तो फर्स्ट लॉ बोल रहा हूं, यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इधर कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी होता है। यहां पे रख दे रहा हूं बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो यार, ऐसे नाम के लिए, ठीक है। यहां पे रख देने, ये एक्सीलरेशन की जगह पर ये रख दे रहा हूं मैं, ये रख दे रहा हूं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह पर ये रख दूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ऐसे रख दूं। रख सकते हैं यार, बिंदास रख सकते हैं। क्यों? एक्सीलरेशन की जगह पर इतना रखना कोई दिक्कत है क्या? इतना रख सकते हैं। अब देखो ये कैसे बन जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग अगर लिखूं यहां पे नेक्स्ट पेज, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ऐसे लिख दो ना यार, यही सेम चीज ये लिख दूं, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यार यहां पे सवाल ये है, इसको मिटाओ। अब यहां पे सवाल ये है कि मास और वेलोसिटी, सर ये क्या है? अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब नया टर्म यहां पे आने वाला है, मैं बता रहा हूं। देखो एक चीज याद रखना, अब एक नया टर्म आ रहा है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम
तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? यहां पे ज्यादा जरूरी है समझना मोमेंटम। क्यों मैं बताने वाला हूं, यहां पे देखो आप रुक जाओ, यहां पे आप रुक जाओ, जो कि आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ एक नया टर्म बताने वाला हूं, फिर उसके बाद ये बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। बहुत घुमाव से समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं बस रटना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से यही बोल रहा हूं, व्हाट इज फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। लिख दो, जाओ आराम करो, ठीक है। रियल में समझना है तो पहले आओ, पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम। तो पहले बताता हूं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं बेटा ऐसे पी से, कैपिटल पी। कहीं कैपिटल पी लिखा रहे समझ जाना मोमेंटम होता है बस, ठीक है। कैपिटल पी लिखा रहे तो उसको मोमेंटम। अब बोलोगे नहीं सर कैपिटल एम, अरे भाई उसकी मर्जी है, यही स्टैंडर्ड चल रहा है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोमेंटम होता है क्या? तो मोमेंटम क्या होता है मैंने आपको समझा दूं। मोमेंटम मतलब एक तरह से हरकत यार। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास की वजह से उसकी वेलोसिटी जो होती है उसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम उसके अंदर क्या होगा? वेलोसिटी होगी भाई, जाहिर सी बात है। अगर कोई बहुत ज्यादा भारी चीज होगी तो उसके अंदर क्या होगा? जो हरकत होगी, जो उसके अंदर मोमेंटम होगी वो कम होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए यार, आप सिंपल सा ट्रेन ले लो और एक क्या एलिफेंट ले लो, हाथी है। तो हाथी के अंदर क्या प्रॉब्लम है भाई? मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो इसकी वजह से उसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकती हाथी। और हाथी अगर भाग भी रही है, अगर मान लो जैसे ट्रेन है, ट्रेन अगर चल भी रही है तो उसको रोक भी नहीं पाओगे जल्दी से, क्यों? इनर्शिया की वजह से, वो तो बात की बात है। तो वही तो है मोमेंटम। मोमेंटम है भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, है कि नहीं? और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास और चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मास और चेंज इन वेलोसिटी को ही मोमेंटम बोलते हैं, इसी के प्रोडक्ट को। तो मोमेंटम कब ज्यादा होगा भाई? जब मास ज्यादा होगा। तो किसी भी चीज के अंदर क्या होगा? किसी भी चीज के अंदर अगर मास ज्यादा है तो वो चलेगा तो रुकेगा नहीं जल्दी। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन अगर एक बार चल गया तो उसको रोकने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, आसानी से नहीं रुकेगा। कोई भी वजन गाड़ी अगर होगी, ज्यादा वजन होगी, जैसे ट्रक ले लो, तो उसको रोकना डिफिकल्ट पड़ेगा, जल्दी रुकेगा नहीं, लेकिन जल्दी चलेगा भी नहीं। तो इसी हरकत को ही क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता चल जाएगा। तो अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर आपसे टकराएगा तो आपको क्या है? चोट कम लगेगी। मोमेंटम को एक तरीके से चोट भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अगर टकराएगा तो कम चोट लगेगी सेम स्पीड से। अगर उतनी स्पीड से एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पत्थर है, एक छोटा सा मारकर इसको गिरा दो, कुछ नहीं होगा, सेम स्पीड से, सेम एक्सीलरेशन से। इसी की जगह और बहुत बड़ा पत्थर गिरा दोगे भाई, टूट जाएगा हाथ। कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम एक तरीके से चोट है, जो क्या करेगा? अगर वेलोसिटी सेम रहेगा तो मास ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चोट लगेगा, ऐसा बोल दो ना, सिंपल ये बोलो, ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप बोलोगे अगर मान लो कोई छोटा ही ऑब्जेक्ट हो लेकिन स्पीड को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर मोमेंटम, देखो मास कम हो, स्पीड को ज्यादा बढ़ा दोगे तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, और मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा तब भी खतरे से खाली नहीं। क्यों? अरे यार आप गन बोल सकते हो, अगर बंदूक लिया जाए, उसकी जो गोली होती है कितनी छोटी होती है, लेकिन उसका मास कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या है? पूरा पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है। तो उसके मतलब क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम रहेगा लेकिन वेलोसिटी को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तब भी बहुत जबरदस्त चोट लगेगा। तो मोमेंटम मतलब एक तरीके से चोट बोलो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो इजी है ना भाई, चोट बोल दो तो समझ में आ रहा है यार, ये भी सिंपल है। अगर कोई ट्रेन है, अब ट्रेन है भाई, अगर खाली नॉर्मल जस्ट आपको टच कर देना तो मौत है, लेकिन उसी की जगह पर एक साइकिल वाला है, चढ़ा भी दे तो शायद कुछ नहीं हो। बात को समझो, थोड़ा सा टूट सकता है बस। तो बात को समझो, अगर मास कम रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा तब फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा हो, वेलोसिटी कम रहेगा तब भी आपको उतनी चोट लगेगा। ये सब छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान देना होगा, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। बात समझ में आया? तो आपको मोमेंटम क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं? यही मास और वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम बोलते हैं।
तो यहां पे मैं लिख दूं कि फोर्स बराबर क्या भाई, मोमेंटम। इसके जगह पर मोमेंटम लिख रहा हूं, देखो P, या चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गलत है क्या? कुछ नहीं गलत है यार, यही चीज तो मैं लिखा हूं। मोमेंटम यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन मोमेंटम बोल दूं। मोमेंटम मतलब बदलाव भाई, पहले कम तो पहले ज्यादा और कम क्या जो है उसी को क्या बोलते हैं, चेंज बोलेंगे। तो आपको पता चला कि भाई देखो मैंने कहां से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन वही बात लिया और उसको उठाकर धीरे 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 यहां तक लेके आया। अब यहां से फिर मोमेंटम बताया, अब मोमेंटम से फिर मैंने उसकी वैल्यू रख दी, यहां पे ये पहुंच चुके हो। सवाल ये है कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो एक बात और क्लियर करूं, दिल से समझने की कोशिश करो। कभी भी किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड किया जाता है उसी को रेट बोलते हैं। भाई जो चीज टाइम के साथ बदलती रहे उसके मतलब वो भाव खाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझो बात को समझो। भाव मतलब क्या, रेट। रेट मतलब क्या, जो चीज टाइम के साथ बदले। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है किसी भी चीज का, तो वो समझ लो टाइम के साथ बदल रहा है। जो टाइम के साथ बदलेगा उसी को रेट बोलते हैं। तो आप बोलते नहीं हो आज, ठीक है, जाते हो जब मान लो कुछ खरीदने, तो आज इसका रेट क्या चल रहा है, बोलते हैं ना। कभी कभी क्या बोलते हैं मराठी में, भाव बोलते हैं। भाव, क्या भाव चल रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं रेट क्या चल रहा है। तो रेट का मतलब यही है जो चीज टाइम के साथ बदले। तो देखो जरा यहां पे भी देखो ना, मोमेंटम अगर टाइम के साथ बदल रहा है उसी को तो फोर्स बोलते हैं यार। अरे जो चीज टाइम के साथ बदलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अगर मोमेंटम टाइम के साथ बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं यार। खत्म हो गया मसला, खत्म। यही तो बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, व्हाट इज फोर्स, रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यही लिखा होता है बुक में। कभी भी किसी से पूछो व्हाट इज फोर्स, तो बुक में जाके देख लो ना, लिखा रहता है रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन रेट क्यों है, कैसे आया, तब आप समझ में आया कि फोर्स क्या होता है। रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, या बोल सकते हो मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स, या रेशियो ऑफ मोमेंटम टू द टाइम इज कॉल्ड फोर्स। कुछ भी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर कट समझ में आया। सोचो इसी बात को बताने के लिए मैंने कहां से कहां लेके आया, समझ ही में नहीं आता अगर मैं नहीं बताता। यही वजह है कि यहां तक बताया मैंने। मोमेंटम भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब सवाल ये यार कि जब टाइम कम लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप रोक रहे हो, मान लो कैच, इसका एग्जांपल मैं बताऊं। मान लो कोई इंसान कुछ फेंक रहा है, बॉल है और आप कैच कर रहे हो, तो कैच देखो ज्यादातर जो प्लेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैच आता है तो उसको ऐसे लेकर हाथ में खींचकर पीछे लेके जाते हैं। पीछे क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जब कम टाइम लगाएंगे, अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उसके अंदर जो फोर्स होगा ना वो कम हो जाएगा, चोट कम लगेगा। तो या फिर देखोगे अगर आप ऊंचाई से कूद रहे हो, कूदने के बाद जैसे कूद गए, बस अगर जस्ट कूद गए ना तो हाथ पैर टूट जाएगा। लेकिन कूदने के बाद हरकत करोगे ना, देखो ना, कूदने के बाद हरकत करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगा, आपकी बॉडी ना टाइम में लगेगी, आपकी बॉडी को रुकने में टाइम लगेगा। और जब ज्यादा टाइम लगा दोगे रोकने में तो फोर्स कम हो जाएगा। बेटा ये हमेशा उल्टा होता है, देखो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा। तो ये टाइम ज्यादा करोगे तो ये फोर्स कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा कम कर दोगे तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा। मान लो कोई बॉल आ रहा है और आप ऐसे लपक ऐसे, ठीक है, आगे ऐसे उसको कैच कर ले रहे हो, तो क्या होगा कि आप टाइम कम लगा दिए तो आपको चोट ज्यादा लगेगा। इसलिए क्या काम करो, कभी भी इसको अपनी तरफ बॉल को खींचने की कोशिश करो, ठीक है, तब क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा लगाओगे तो फोर्स कम लगेगा, तो चोट कम लगेगा। जब फोर्स कम लगेगा किसी चीज में तो कम चोट लगेगा। अरे एक छोटा सा बच्चा हो मारे, ठीक है, और एक बड़ा हो मार दे, तो भाई जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा फोर्स होगा उसमें ज्यादा चोट लगेगा यार। ये सिंपल सी बात है, समझ में आएगा कि नहीं बताओ जरा। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज फोर्स। सो फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बताओ भाई जरा, अब आपको पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका कितना मास होना चाहिए, तो उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, उसका कितना टाइम लगा होगा। अब समझ में आया, इसलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव लॉ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा, थर्ड लॉ। तो कौन सा मोशन है भाई, अभी कौन सा,
लॉ ऑफ मोशन का कौन सा भाई? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है भाई? यहां पे हम लोग कर देंगे थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पहले जानना होगा भाई। यार थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ ये बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करोगे तो उस पर रिएक्शन होगा, इसीलिए इसका नाम एक्शन रिएक्शन लॉ है। इसका नाम क्या है भाई? एक्शन रिएक्शन लॉ। जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप अगर किसी को धक्का दोगे तो आपको भी धक्का देगा यार। अरे भाई जैसे मैं इसको धक्का दूं तो मैं भी पीछे की तरफ भागूंगा, क्यों? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पर इसको मारूंगा तो मुझे भी चोट लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हो तो वो भी आपको रिएक्शन करता है, रिप्लाई करता है। हाँ, ये मत समझना, इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना। अगर आप एक्शन करोगे किसी पर तो उधर से भी रिएक्शन जरूर आएगा। मतलब क्या पता चला कि किसी भी, जैसे मान लो सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो, बलून, ठीक है, गुब्बारा। अब क्या काम करो, इसके अंदर हवा भर दो। तो हवा भरोगे तो देखो क्या करोगे, जब हवा नीचे की तरफ निकलेगी तो बलून ऊपर की तरफ भागेगा। तो नीचे की तरफ जाएगी तो वो ऊपर भाग रहा है, देखो ना। तो ये नीचे, हवा नीचे तो बलून ऊपर। तो एक्शन, तो इधर क्या होता है? रिएक्शन। तो जब एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। मतलब क्या यार, ये तो बहुत बड़ा चीज, बड़ा लॉ है यार। रॉकेट वॉकेट उसके मतलब इसी पे काम करती होगी। रॉकेट वॉकेट जो उड़ाते हैं इसी पे उड़ रहा होगा ना। एरोप्लेन जो उड़ रही है इसी पे उड़ रही है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में क्या होता है, ऐसे देखो, ऐसे नोजल लगा रहता है, ठीक है। तो क्या काम करेगा, ऐसे नीचे की तरफ एयर निकलेगा, नीचे लगा होता है एरोप्लेन में, ऐसे लगा रहेगा, एयर नीचे की तरफ निकलेगा और एरोप्लेन ऊपर की तरफ भागेगी। अगर एरोप्लेन को सीधा चलाना है तो हवा इधर निकलेगी, सीधा सीधा एरोप्लेन चलेगा। तो सोच लो यार कितना बड़ा चीज है एक्शन रिएक्शन। तो मास, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाओगे तो चलेगा, ये तो सेकेंड लॉ हो गया। लेकिन जब तक एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, ये थर्ड लॉ हो गया। मतलब सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पर ही क्या करता है, हमारी रॉकेट और जितनी भी चीजें उड़ रही हैं, समझ लो एक तरीके से फ्लाई कर रही हैं, मान लो एरोप्लेन ले लिया जाए या फिर रॉकेट ले ली जाए, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। मतलब एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, उसी का एग्जाम्पल है थर्ड लॉ भाई। लेकिन याद रखना, इसको अगर डिफाइन करो तो ऐसे लगेगा, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता है। हमेशा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाएगा, मान लो यहां पे कोई भी चीज ऐसे सामान है यार, यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स लगाओगे ना तो ये क्या काम करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा, जरूर लगाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगाता ही है, इसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है ना, ठीक है। जो नीचे आपको रोकना है, मदद करता है, रोकता है, ऑब्जेक्ट को जाने नहीं देता, वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हो तो उसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लगता है, उसी का नाम है रिएक्शन फोर्स, और वो उल्टा रहेगा बार बार। जैसे मान लो आप इस पर मार रहे हो तो ये उल्टा आप पर मार रहा है ना, तो जब इधर आप लगाओगे तो वो उल्टा लगाएगा। जैसे मान लो आप जब इधर फोर्स लगाओगे तो ये किधर लगाएगा, रिएक्शन वाला उल्टा लगाएगा। और उल्टा मतलब फिजिक्स में नेगेटिव, बॉस इतना बोल दो, फिजिक्स में नेगेटिव लिखा रहे मतलब उल्टा, ठीक है, और पॉजिटिव लिखा रहे मतलब सीधा। तो अगर ये सीधा है तो इसका पॉजिटिव, उसका उल्टा मतलब नेगेटिव। तो यहां पे अगर फोर्स पॉजिटिव है तो यहां पे फोर्स जो होगा वो सिंपल सा क्या आएगा भाई, नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, बस इतना ही, और क्या। इसी को तो थर्ड लॉ बोलते हैं। तो थर्ड लॉ मतलब क्या, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सेकेंड लॉ क्या है भाई हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन बहुत बड़ी बात है, उसको समझना, पूरा मैंने समझाया हुआ है। फर्स्ट लॉ क्या भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट टेंड्स टू मूव, इट इज एट रेस्ट, इट टेंड्स टू रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ऐसा रटने से कुछ फायदा नहीं होता यार, जब तक उसको रियल में समझो नहीं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया कि थर्ड लॉ क्या है भाई, एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। अब इसी पर भाई रॉकेट बनी है, इसी पर एरोप्लेन, इसी पर बहुत सारे एग्जांपल है। बलून का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ गया। इसका मतलब फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वो अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो एक्शन तो रिएक्शन इसीलिए क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इक्वल होगा, जितना आप लगाओगे उतना आपको उसने वो भी लगाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी को मारोगे तो समझ लो अपने आप को भी मार रहे हो, इसलिए किसी को मारना नहीं, कभी फायदा नहीं है अपने आप को मारना, ठीक है। बोलते नहीं किसी को गाली दे रहे हो मतलब आपको भी वो गाली देगा,
ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप सामने वाला गाली दे, नहीं दे रहा है तब भी समझ लो क्या है, आप इनडायरेक्टली गाली ही दे रहे हैं। तो एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर होने वाला है, इसलिए एक्शन नहीं करो तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया भाई। थर्ड लॉ बस इतना ही है। अब थर्ड लॉ में देखो एक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर मोमेंटम। अभी मोमेंटम मैंने बताया कि मोमेंट एक तरीके से चोट है, तो थर्ड लॉ में इसको पढ़ेंगे कि यार कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे, मान लो आपने इसे मारा तो वो भी आपको मारेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा। तो क्या बताना है थर्ड लॉ में? कंजर्वेशन बताना। अब देखो सबसे पहले बात तो वर्ड का मतलब जब समझ में आएगा फिजिक्स में तो मजा आएगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज कंजर्व होना, मतलब बदलना नहीं। कभी भी कोई भी चीज जैसा इनिशियल रहे वैसे ही फाइनल रहे, बदले नहीं। जैसे मान लो एक बॉल को मैं फेंकूं, ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, और वो नीचे जाकर फिर से जहां से मैं छोड़ा था वहीं पे आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी लग रही है? कंजर्वेशन चीज। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा ना। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या? कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज क्या होती है कभी बदली ना जा सके, जिस चीज को बदल ना सको, ठीक है, बस उसके फॉर्म को बदल सको। जैसे एनर्जी है यार, एनर्जी है, मान लो हमने क्या क्या खाना खाया, तो भाई वो भी पहले क्या होता, पहले तो एक केमिकल एनर्जी थी, उसको आपने खाया, ठीक है, उसको हीट एनर्जी में चेंज किया, उसको यूज किया साउंड एनर्जी में चेंज किया। डिफरेंट तरीके से एनर्जी का क्या होता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। पानी लिया तो पानी का अलग टाइप, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हाइड्रोलिक एनर्जी हुआ। अब पानी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ और एनर्जी में चेंज कर दिए। तो कहने का मतलब एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। लेकिन एनर्जी कभी भी ना तो बनाया जाता है ना तो उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये किसने बताया था भाई? किसने बताया था? कौन बताया होगा? ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने बताया था, न्यूटन ने नहीं बताया था। मत समझो न्यूटन को हमेशा ले लो। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। मतलब किसी भी चीज पर अगर आप चोट मार रहे हो तो उधर से भी चोट जो होगा इनिशियल और फाइनल बराबर होगा, बदलेगा नहीं। जो शुरुआत इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, इसको बताना है। ठीक है, यह बात क्लियर हुआ। अब इसको समझने के लिए और दूसरे तरीके से समझें अगर, कि अगर मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा सा है, और एक बड़ा सा है, तो भाई मोमेंटम क्या होता है? मैं आपको पहले देखो, मोमेंटम आप जानते हो कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का चेंज। तो छोटा ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उस पर क्या काम करोगे? फोर्स लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है और उस पर फोर्स लगाओगे तो ज्यादा तेजी से भागेगा, तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऐसे ज्यादा बना दूं, लेकिन इसका मास कम होगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वो उस पर फोर्स लगाओगे तो उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसका मास ज्यादा है। तो अब खुद ही बताओ ना, अगर एक ज्यादा एक कम, फिर इधर भी एक ज्यादा तो एक कम, जब मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा तो मास कम, तो लास्ट में अगर देखा जाए तो बात एक ही हुआ ना। तो जो मोमेंटम इसका होगा ना, जो हरकत, वही हरकत इसका होगा। जो अगर मान लो इसका वेलोसिटी, एक पत्थर समझो, इतना बड़ा सा पत्थर है, अगर आप ऐसे गिरा दिए तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम है, लेकिन चोट ज्यादा लगेगा इसके मास की वजह से। लेकिन एक क्या है, हमारे पास पत्थर है लेकिन छोटा है मास, तो उसको ज्यादा तेजी से मारोगे तो ऑटोमेटिक इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो मास कम होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चोट ज्यादा लगेगा। जैसे बंदूक की गोली समझो। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब यही है, यही तो प्रूव करना है, यही बताना है कि मोमेंटम जो होगा वो चाहे कोई छोटा ऑब्जेक्ट लिया जाए, बड़ा ऑब्जेक्ट लिया जाए, इनिशियल फाइनल, ये क्या होगा? कंजर्व होगा, बदलेगा नहीं। तो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, कभी बदलता नहीं है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे कभी वो डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में
प्रूफ करेंगे कि दो अगर बॉल हैं, दो बॉल को अगर आप क्या काम करो, टकरा दो, दो गाड़ियां हैं टकरा दो, दो लोग हैं ऐसे टकरा दो, एक बड़ा रहे एक छोटा रहे, तो उसके अंदर जो मोमेंटम होगा, जो चोट होगा, दोनों के अंदर बराबर होगा। और एक्शन रिएक्शन लॉ से ही प्रूव करेंगे, ठीक है, कि इधर इधर अगर फोर्स, एक मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, एक इधर आ था, एक ट्रक था, एक मान लो इधर ट्रक था, एक इधर कार था, दोनों टकरा गए, दोनों की स्पीड अलग अलग रही हो, तो टकराने के बाद उनका मोमेंटम बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं। यही तो प्रूफ करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ साथ इसके आप क्या काम करूंगा, जो न्यूमेरिकल हैं, जो आपके सम्स आते हैं इसी पर बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, उसको भी बता दूंगा। तो आपका पूरा चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।